होता है, ये तुमको भी पता नहीं है ना, पीआई भी एक टर्म होता है। ठीक, अभी वो तुम लोग पढ़े नहीं है इसलिए पता नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ देता है वीआई। वीआई एग्जैक्टली क्या होता है इसको भी नहीं पढ़ते है ना, जब विद्युत धारा आएगा तो उसमें बताएंगे, तो उसमें समझाएंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो आगे। तो ये बात याद रखना जो हम बताएं अभी, जब बताएंगे तो भूल मत जाना, फिर मत करने लगना अरे आए सर क्या बोल रहे, ये तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हम दो चीजें निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहला स्लोप, दूसरा क्षेत्रफल। पहला स्लोप और दूसरा क्षेत्रफल, याद रहेगा। ठीक, तो जब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर त्रिभुज है तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, अगर चतुर्भुज होगा तो उसमें देखेंगे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना, क्या क्या है, तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से निकाल देंगे। समझ आ गया? तो जैसा जैसा उसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, उस हिसाब से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। मान लो ग्राफ में ऐसा बन गया कि कोई फिगर ऐसे है ना, तो समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज के एरिया का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो उसके एरिया का सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या फिर इसको बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट भी हो जाता है, ये भी ठीक है ना। वो पैरेललोग्राम का, तो ट्रापेजियम का था। ठीक है, तो ये चलिए याद रहेगा, ये बस याद रखना। अभी देखते हुए थोड़ा देर बाद चेक करेंगे तुम लोग कितना याद है, उसके बाद डिफरेंशिएशन बताएंगे। चलो, हम क्या बता रहे थे कल? हम लोग वापस से थोड़ा रिवाइज करते हैं 5 मिनट, उसके बाद खत्म करेंगे। लेकिन इस बार रिवीजन हम नहीं कराएंगे, इस बार रिवीजन आप लोग कराएंगे। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट एकदम। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? विद्युत चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत चार्ज, विद्युत आवेश, है ना। आवेश, जब आवेश की संकल्पना या परिकल्पना करते हैं तो हमको क्या ध्यान में आता है कि आवेश मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। मुख्यतः हम किसके बारे में जानते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना। ये जो आवेश है ये आता कहां से है? तो हमको पता है कि सर ये एटम है। एटम किससे मिलकर के बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, है ना। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, महक बताओ कहाँ रहते हैं ये दोनों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, यानी न्यूक्लियस में रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? कोष्टक में घूमता रहता है, मतलब अलग अलग कोष्टक में क्या रहेगा? घूमता रहेगा। समझ आ गया? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? -1.6 यानी 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज कितना हो जाता है? प्लस में, सेम चीज, घात -19 कूलम। सही है, और इस पे कोई आवेश नहीं होता है। समझ में आ गया? अच्छा, तो यहां से ये समझ में आया कि जो आवेश होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कहां पे? 19। हाँ, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक कूलम। क्या होता है? कूलम, है ना। और इसका सीजीएस मात्रक यानी छोटी यूनिट्स क्या होती हैं? स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। और उसके अलावा एबी कूलम, है ना, ये बताए थे कल। ठीक, याद है कि सब गायब हो गया? चलिए अगला, दूसरा। इसके बाद क्या बताया थे कि इसका भार कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर भार कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। ये सब याद रखना चाहिए। चलिए दूसरा, प्रोटॉन के ऊपर भार कितना होता है? 9.1 नहीं, हाँ कितना होता है? 1.67 इंटू गुणे 10 के घात 27 kg, है ना। ऑलमोस्ट कितना होता है? ऑलमोस्ट 1.67 था कि 6.73 था? 1.67 था। चलो ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1000 गुना का अंतर होता है, या फिर करीब करीब 1837 गुना, है ना। 1837 गुना के क्या होता है? करीब करीब बड़ा होता है ना प्रोटॉन का भार। प्रोटॉन भारी होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरा क्या बताए थे आवेश के बारे में? हम लोग क्या पढ़े थे आवेश में? और क्या रहेगा? कुछ छूट गया क्या? नहीं। आवेश के गुण, तो दो तरह के आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जो प्लस को साथ में रखते हैं तो कौन सा बल लगता है? और जो माइनस को साथ में रखते हैं तो कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। कौन सा लगता है? प्रतिकर्षण, है ना। तो प्रतिकर्षण का बल लगता है ना। तो प्रतिकर्षण का बल लग जाएगा। और जब प्लस माइनस के साथ में रखेंगे तो आकर्षण ना। जब प्लस माइनस साथ में रहेगा, प्रतिकर्षण बोलो चाहे विकर्षण बोलो, बात बराबर होता है ना। प्रतिकर्षण बोलिए चाहे विकर्षण, दोनों सेम ही है। ठीक है, आकर्षण का बल कब लगेगा? जब
जब प्लस माइनस साथ में रहेंगे, तो प्लस माइनस साथ में रहेंगे तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। लगता है क्या है? बल लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? बल, यानी जोर लगाते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनके गुण क्या क्या होते हैं? तो पहला गुण क्या बताए थे आदर्श? पहला गुण क्या था? आवेश के गुण, है ना? हाँ, क्वांटिटी, क्वांटीकरण, है ना? क्या था? क्वांटीकरण, है ना? क्या था? क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण था यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या था? क्वांटाइजेशन का सूत्र ही लिख दो तो काम हो जाएगा, है ना? कि Q बराबर एन ई प्लस माइनस एन ई, कि जो चार्ज है या जो आवेश है वो हमेशा किसके गुणनफल में चलता है? पूर्णांक के गुणनफल में चलता है। किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके साथ हमेशा एक एन रहेगा, है ना? या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो दो इलेक्ट्रॉन, या तो तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या बताए थे? क्वांटीकरण के बाद क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी संरक्षण, है ना? संरक्षण किसका? आवेश का। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, यानी ना ही आवेश बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना? नहीं बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उसको क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। ये बताए थे। इसके अलावा क्या बताए थे? कि जो आवेश होता है ना, वो किसके द्वारा, किस पे? हाँ, अगर ये परिभाषा था कि विद्युत आवेश जो होता है ये क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वह दूसरे आवेशों पर क्या लगाता है? एक बल लगाता है। प्रतिकर्षण का बल लगाए चाहे विकर्षण का बल लगाए। समझ में आ गया? तो ये उसका अंतर्निहित गुण होता है। दूसरा, इसके बाद क्या बताए थे? कि जो आवेश होता है वो द्रव्यमान के साथ हाथ में आता है ना? अगर द्रव्यमान होगा तो उसके पास आवेश होना ही होना है, उसके पास आवेश होना ही होना है। समझ में आ गया? जैसे द्रव्यमान जो होता है वह किस पे? चाल पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? चाल पे। कि अगर चाल ज्यादा होगी तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, चाल कम होगी तो द्रव्यमान घट जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन जो आवेश होता है वो चाल पर निर्भर नहीं करता। ये बताए थे कि जो आवेश होता है वो चाल पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये सब बात है जो हम लोग को याद रखना था, ठीक। ये बात अगर याद है तो तुम लोग का काम हो जाना चाहिए, ठीक। और ये सब की किताब पढ़ोगे तो किताब के स्टार्टिंग के 2-3 पेज में तो यही सब दिया हुआ है ना, डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ तक समझ में ना आए, ठीक है। चलिए आगे, हम लोग कल क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे कूलॉम्स लॉ के बारे में, है ना? तो हाँ, कूलॉम्स लॉ था कल, कूलॉम्स लॉ, है ना? यानी कूलॉम का नियम। क्या था कूलॉम का नियम? कूलॉम का नियम जो था वो बेसिकली कूलॉम का नियम जो था उसमें क्या बताया था कि दो आवेशों पे, है ना, दो आवेशों के बीच यानी Q1 और Q2, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, पहले थोड़ा समझ लो। ये है Q1 और ये है Q2, तो दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है। और दोनों चार्ज के मध्य जो दूरी है वो दूरी कितनी है? R है। कितनी है? R है, सही है। तो जो कूलॉम का नियम ये कहता है कि जब भी कोई दो आवेश जब रखे जाएंगे तो अगर ये प्लस प्लस होंगे, आदर्श ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं हम, अगर ये दोनों प्लस प्लस होंगे तो ये जो आवेश है इस आवेश पे किस और बल लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर भेजना चाहेगा? अपने से दूर भेजना चाहेगा, ठीक। तो यानी ये जो बल है, यानी जो Q1 है वो Q2 पे कैसा बल लगाएगा? इस दिशा में बल लगाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि बल किस पे लग रहा है? दूसरे पे। किसके कारण? पहले के कारण। सही बात है कि नहीं? ठीक है, कि दूसरे वाले पे बल लग रहा है किसके कारण? पहले वाले के कारण। अगर ये इस पे बल लगा सकता है तो ये के पीछे हटेगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, सही है। तो जब ये इस पे बल लगाएगा तो ये किधर जाएगा? इधर की तरफ, यानी फोर्स लगेगा पहले पे, किसके कारण? दूसरे के कारण। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ गया? अच्छा, तो एक चीज समझ में आया कि जब भी इसमें ये बताया कि जब भी दो आवेश रखे जाएंगे तो उन दो आवेश पे बल लगेगा, या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा या तो आकर्षण का बल लगेगा। तो आकर्षण का बल कैसे लग सकता है? अगर प्लस प्लस की जगह अगर हम माइनस माइनस भी रख दें तो भी कहानी सेम ही रहेगी, सही है। अगर हम Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ठीक, यहां पर हम रख दे प्लस और यहां रख दे माइनस, दूरी अभी भी कितना है दोनों के बीच में? R है, सही है। तो अब क्या होगा? ये जो Q1 है इस Q2 को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, है ना? Q2 को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। तो यानी Q2 पे इधर की दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा। और जो Q2 है वो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। तो इस बार क्या होगा? जो Q1 है वो Q2 पे बल लगाएगा, यानी फोर्स लग रहा है Q2 पे। कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है, तो ये हो गया फोर्स। समझ में आ गया? यहां पे ध्यान से देखो, तो जो यहाँ पे Q2 पे कौन लगा रहा था बल? Q1 लगा रहा था। ये जो बल है Q2 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है?
Q1 पे, क्योंकि Q1 को अपनी तरफ वो खींच रहा है ना, तो जब Q1 को खींच रहा होगा तो बल ये लगा रहा होगा, तो फोर्स लग रहा है चार्ज 1 पे किसके कारण, 2 के कारण। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ में आ गया, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो बात समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ कि बल कैसे लगता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, है ना, कुछ नतीजे में पहुंचा। वो क्या नतीजे में पहुंचा कि जो बल होगा वो बल किसके अनुक्रमांक आती है, इन दोनों आवेश के गुणनफल के, इन दोनों आवेश के गुणनफल के, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमांक पाती है। यानी उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर जितनी बड़ी आवेश होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने बड़े आवेश का मतलब क्या हो गया, तो उतनी ज्यादा ताकत, और जितनी ज्यादा ताकत उतना ज्यादा बल है ना। जितना ज्यादा ताकत, यानी जितना ताकत का मतलब क्या हो गया, हाँ सॉरी, जितना ज्यादा ताकत यानी उतना ज्यादा आवेश। समझ में आ गया। तो यानी समझो कि मान लो कि मेरे पास अगर 10 कूलाम का आवेश है और एक तरफ 2 कूलाम का आवेश है, तो 2 कूलाम और 10 कूलाम, इनमें से कौन ज्यादा बल लगा सकता है, 2 कूलाम वाला या 10 कूलाम वाला, 10 कूलाम वाला। समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन दोनों के बीच लगने वाला बल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बेसिक साइंस है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ही लगाना है। दूसरा जो वो बताया, वो क्या बताया कि जो फोर्स है वो अनुक्रमांक पाती है, आपको सॉरी अनुक्रमांक बोल रहे हैं, व्युत क्रमांक पाती होता है किसके, उन दोनों के मध्य जो दूरी है उनके वर्ग का दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत क्रमांक पाती होता है। यानी ये बेसिक सी बात है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले तक हम इन दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, सही है। तो ये वाला जो हाथ है इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा और ये वाला हाथ इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा। तो इसका मतलब दोनों आवेश कैसे हैं, एक ही है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस है, दोनों प्लस प्लस है, ठीक। तो इसको धक्का मारेगा, इधर की तरफ मार रहा है, ये इसको इधर की तरफ मार रहा है, ठीक। अभी हम बल लगा पा रहे हैं, सही है। अभी क्या हो कि ये दूरी एकदम से बढ़ा दी जाए, दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जब दूरी बढ़ जाएगी तो क्या जो बल है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, जब दूरी बढ़ जाएगी तो बल अपने आप घट जाएगा। तो यही तो वो बताना चाहता है व्युत क्रमांक पाती का मतलब। तो जब भी व्युत क्रमांक पाती होगा, एक बटे में कुछ लिखा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बल है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, बल होगा घटता जाएगा। तो बल घटेगा जब दूरी बढ़ेगी, और जब दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। समझ में आ गया, इतना बात समझ में आया। अच्छा, ये बता रहा है कि बाबू दूरी घटेगी नहीं, बहुत तेजी से घटेगी, इसलिए क्या लगाया, वो वर्ग लगाया है। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है कि अगर r की जगह हम 2 रखें तो r का वर्ग कितना हो गया, 4, है ना, कि 2 की जगह 4 घट रहा है, तो 1 से कहां चला गया 4, 2 से कहां चला जाएगा 9, 3 से कहां चला जाएगा 16। समझ में आ रहा है कि कितना तेजी से गिर रहा है वैल्यू, है ना। तो वर्ग का मतलब ये होता है कि बहुत तेजी से गिर रहा है, बहुत तेजी से वैल्यू क्या हो रहा है, डिप कर रहा है। वर्ग का मतलब है ना कि बहुत तेजी से। समझ में आ गया, है ना। इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं ना, घातांक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, इसको समझा देंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो बल लगता है, ये बल कैसे लगता है, कि क्या सर ये जो Q है इस पे जो बल लगाएगा तो क्या ये ऐसे ही इसको धक्का मारेगा, ऐसे धक्का नहीं मार सकता क्या, ऐसे भी तो धक्का मार सकता है, या तो ऐसे धक्का मार दे, है ना, या तो ऐसे मार दे, या तो ऐसे मार दे, है ना। तो इसके लिए भी क्या बताया गया, इसके लिए बताया गया कि जो बल लगता है इन दोनों पे, ये जो लाइन, जो रेखा इनको जोड़ती है, इन्हीं रेखा के अनुदिश लगता है, यानी इसी रेखा पर लगता है। तो जो मान लो ये 2 आवेश है, तो इन 2 आवेश को जोड़ने वाली ये रेखा है, ये R है, सही है। तो जब बल लगेगा, या तो प्रतिकर्षण बल लगे, तो यानी प्रतिकर्षण मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। तो मान लो ये 2 चार्ज है, सही है, ये 2 चार्ज है, सही है। अब अगर बल लगेगा इन दोनों में, तो अगर प्रतिकर्षण लग रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, दूर जाएंगे, तो इसी रेखा पे जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये जो रेखा है इस रेखा पे इधर की तरफ जाएगा, इस रेखा पे इधर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे चला जाएगा, समझ में आ गया, या ऐसे चला जाएगा। तो जो रेखा इनको जोड़ती है उन्हीं रेखाओं पे क्या होता है, उन्हीं रेखा पे बल लगता है, ठीक। तो अगर पास आएंगे तो ऐसे पास आ जाएंगे, समझ में आ गया। तो ये आवेश ऐसे ही काम करते हैं। समझ में आ रहा है बात, कि जो रेखा उनको जोड़ती है उन्हीं रेखा के अनुदिश क्या होता है, उस पे बल लगता है। बोलो कहां लगता है बल, किस रेखा पे बल लगता है, R स्क्वायर पे। आसान रखो पढ़ाई, है ना। जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूज करोगे, है ना, कि ये वाला छोड़ देते, ये वाला सर बोल रहे समझ में नहीं आता, नहीं, कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा उसको तुरंत पूछ के वहीं खत्म कर लो, समझ आ गया, ठीक। तो जो रेखाएं 2 चार्ज को जोड़ती हैं, कौन सी रेखा, ये वाली रेखा दिख रही है, दोनों के बीच की दूरी जो है, वो जो रेखा जोड़ेगी वही रेखा के अनुदिश क्या होगा, बल लगेगा। यानी उसी रेखा पे सरकते रहेंगे आगे पीछे। समझ में आ गया, प्रतिकर्षण होगा तो पीछे चले जाएंगे, और आकर्षण होगा तो पास आ जाएंगे। समझ में आ गया, कोई दाएं बाएं नहीं जाएंगे, कोई लाइन से ऊपर नहीं, लाइन से नीचे नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको वैसे याद रखना है ना। तो रेखा के अनुदिश बल लगता है, तो रेखा के अनुदिश बल लगता है।
बल लगता है, याद रहेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये जो होता है कूलाम का नियम, ये कूलाम का नियम एकक चार्ज की बात होती है, जो पॉइंट चार्ज की बात होती है, छोटे चार्जों की बात होती है, तभी ये लागू हो पाता है। इसको एक साथ कई चार्जों पे लगाए अगर हम लोग, तो वहां पे ये लागू नहीं होता है ना। सिस्टम ऑफ चार्ज या बड़े चार्जों के लिए ये लागू नहीं होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो थोड़ा हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुमको समझ में आया कि सर ये एफ इसके क्या होता है, अनुक्रमांकपाती होता है, इसके क्या व्युत्क्रमांकपाती क्रमांकपाती है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। चलो बताओ तो आदर्श, ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, F की जगह F, ये जब हटेगा तो बराबर आ जाएगा। तो ये हटा बराबर आ गया तो कुछ आएगा ना इसकी जगह पे, क्या आता है वो नियतांक आता है। वो नियतांक को क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या था कल नियतांक K, पहले तो K लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, फिर इस K का मान होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां से जो एप्सिलॉन नॉट था वो क्या थी, वो थी माध्यम की विद्युतशीलता, क्या थी, विद्युतशीलता, है ना। विद्युतशीलता क्या बताए थे कल, कल बताए थे कि विद्युतशीलता क्या होता है, विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसमें वह अपने भीतर से क्या विद्युत क्षेत्र को बहने के लिए कितना वो बाधित करता है ना, उसकी क्षमता है कितनी उसकी बाधित करने की। ठीक है, तो विद्युतशीलता उसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और जब भी नॉट लिखा रहेगा तो ये किसकी विद्युतशीलता होती है, निर्वात की। किसकी होती है, निर्वात की, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता है, समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, तो यहां तक बात हो गया था। दूसरा, उसके बाद हम क्या बताने वाले थे इसमें कि जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, सॉरी Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब थोड़ा हम लोग सवाल करेंगे या फिर थोड़ा कंपैरेटिव पढ़ाई करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहां से थोड़ा दो चीज हम लोग लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं K का मान क्या होता है। तो K का मान होता है 9 × 10⁹9। इसका यूनिट कौन निकालेगा, इसका यूनिट निकाल सकते हो क्या तुम लोग, इस K का यूनिट, K का यूनिट निकाल पाओगे। चलो अभी निकाल के दिखाओ हमको K का यूनिट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका किसका किसका आएगा, पॉइंट नहीं, हम पूछ रहे हैं K का मात्रक बताइए, मात्रक, है ना। K का मात्रक यानी K का यूनिट बताना है तुमको। K का यूनिट कैसे बताएंगे, चलो हम एग्जांपल देते हैं। जैसे हाँ, जैसे चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कोई दिक्कत, सही। तो चाल का मात्रक पूछ रहे तो क्या बताओगे, तुमको तो याद है चाल का मात्रक, चाल का सूत्र याद है क्या, नहीं। चाल का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ, हम बोले चाल का सूत्र ये है, और सूत्र के माध्यम से तुम मात्रक बताओ, तो बोलोगे क्या करना है, कुछ नहीं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक होगा, खेल खत्म, समझ में आया। तो इस तरीके से हम तुमसे पूछ रहे हैं कि K का मात्रक बताओ, तो बोलो K का मात्रक बताना, एक मिनट रुक जाइए। K का मात्रक इस पूरे को उठाइए, इधर भेज दीजिए। तो F बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, इस K को रखते हैं क्योंकि K का मात्रक बताना है ना, तो K को रखो, बाकी को उठा के उधर भेज दो। ये दीजिए भाग में, उधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, कोई दिक्कत। ठीक, यहां से K, तो K बराबर हम यहां से क्या लिख लेंगे, हमको मान नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, मात्रक लिखना है सिर्फ। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R यानी R मतलब दूरी, दूरी का मात्रक तो हमेशा क्या होगा, मीटर। ठीक, तो यहां से मीटर स्क्वायर यानी मीटर वर्ग बटे में Q1 Q2, एक पे होगा कुलाम, फिर एक पे होगा कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम कितना हो गया, कुलाम स्क्वायर। तो यानी K का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर। ये सब MCQ वाला सवाल होता है जो आता है ना। ठीक, तो यहां से ये सवाल भी आ जाएगा 1-2 नंबर में, किसको लिख करके दिखाइए। ठीक है, कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा कुलाम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से अब तुमसे क्या पूछ सकता है वो, अब ये तो पूछ दिया। ठीक, अब वो तुमसे क्या पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ। किसका बताओ, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर K होता है ना। 1 अपॉन में 4 पाई बराबर एप्सिलॉन नॉट K, तो K की जगह पे क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर, है ना। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको इधर भेज दीजिए, बाकी को इधर भेज दीजिए। समझ में आ रहा है, या तो दोनों को पलट दो, दोनों को चाहो तो एक साथ पलट भी सकते हो। ये पता है कि नहीं तुम लोगों को, अगर 1 अपॉन में 7x है और यहाँ पे 1 अपॉन में 5y है, तो हम चाहें तो दोनों को एक साथ पलट सकते हैं। तो 7x इज इक्वल्स टू 5y हो सकता है, है ना, ये नियम होता है। या तो इसको इधर भेज दो या तो इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 7x, तब भी देखो सेम ही है ना। तो हम एक साथ चाहे तो दोनों ही तरफ के अंश और हर को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, है ना। तो वो भी कर सकते हो, और नहीं अगर करना है उतना तो एक काम करो,
इस पूरे को उठाओ उधर मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को उठाओ इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा आउट किधर आएगा, तो नीचे वाला ऊपर यानी सी का स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक नंबर है तो उसका तो अपना कोई मात्रक होगा नहीं, तो जब मान निकालना होगा तो काम में आएगा, मात्रक में उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ठीक उल्टा होता है, इसका ठीक उल्टा हो गया, इसका सेम आता है। समझ में आ गया बात। तो इतना आसान होता है, इससे ज्यादा इसमें बताओ इसमें क्या कठिन है, कुछ कठिन है इसमें मात्रक निकालना, ठीक है। चलो दूसरा चीज बताओ, ये जो मात्रक आया है ये किसमें आया है, ये एसआई में या फिर एमकेएस में आया है, किसमें आया है, एमकेएस में आया है। अगर सीजीएस बोल दे तो, सीजीएस बोल दे हमको, सीजीएस मतलब तो कोई दिक्कत नहीं, सीजीएस में ये बताओ न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डाइन लिख सकते हैं। न्यूटन का छोटा यूनिट क्या होता है, डाइन होता है ना। और मीटर का छोटा यूनिट क्या होता है, मीटर का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन में कूलम का छोटा यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम, क्या बताए थे, स्टेट कूलम, बस। तो ये इसका क्या हो गया, इसका सीजीएस यूनिट हो गया, समझ में आ गया, ठीक। कूलम स्क्वायर, हाँ स्टेट कूलम स्क्वायर, तो हम लगाए थे ब्रैकेट बोल, कूलम स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये इसका क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है ना। और ये सब कहाँ आएगा खास करके, तो सवाल लगाने में कहीं इस्तेमाल में नहीं आएंगे, सिर्फ इस्तेमाल में आते हैं कहाँ पे, एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू में पूछ देगा तो उस तरीके से सवाल पूछ सकता है। चलिए यहाँ तो बात समझ में आया। तो हम लोग क्या क्या बात कर ले, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हम लोग बात करें कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में 3 बातें हमको ध्यान रखनी थी। पहला क्या ध्यान रखना था कि एफ किस पे निर्भर करता है, दोनों आवेशों के गुणनफल पे। और किस पे निर्भर करता है, तो उनके बीच में जो दूरी है उस पे उसके व्युत्क्रमांक क्रमांकपाती होता है। और जो बल कार्य करता है, जो बल कार्यरत होता है, वो बल किधर कार्यरत रहता है, रेखाओं के अनुदिश यानी रेखाओं पे रेखाओं पे कार्यरत रहता है। तो जैसे जैसे रेखाएं होंगी उस पे कार्यरत रहेगा, या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण। समझ में आ गया, इतना बात क्लियर है। अब आगे हम लोग थोड़ा आते हैं किताब के हिसाब से, थोड़ा बात कर लेते हैं। कुछ सवाल लगा ले क्या, हाँ सवाल लगा लिया जाए। चलो 1-2 सवाल लगा लेते हैं उसके बाद इसको, नहीं तो फिर थोड़ा गायब हो जाएगा। चलो थोड़ा सवाल लगाने की कोशिश करते हैं ना, इसके साथ हाथ पे लगाइए। मैच खेलने जाना है, कहाँ मैच खेलने जाना है भाई, चलो सबसे पहला नंबर सवाल है ना, ये कूलम्ब के नियम से नहीं है, ये बेसिक सवाल है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए। जी नहीं, इसको हल करके कॉपी में दिखाइए, डायलॉग मत मारिए, इसको कॉपी में सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरा सवाल देख लूं। मेरा फोन नहीं है वरना। तो सवाल तो हम भी बना सकते हैं ना। बता रहे 1 मिनट। चलिए भाई, हाँ बताइए।
1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, तुम निकाल लिए? अरे यार इसका कैप कहाँ रख दिया यार। हाँ बताओ, निकाल लिए? 1 कूलम बराबर कितना, उसका बाबू कलम निकलेगा? हाँ नहीं, गलत। सवाल ध्यान से सुनो, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है ना, समझो। देखो ध्यान से, चलो देखो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझो, ये सवाल समझ लो थोड़ा, है ना, थोड़ा सवाल को समझने का प्रयास करिए। क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आ रहा है? तेरी क्या क्या दिया हुआ है हमको, पहले ध्यान से देखो, हमको क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू चार्ज, क्या फॉर्मूला होता था, Q इज इक्वल टू एनी होता था ना, प्लस माइनस एनी। तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है चार्ज, Q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Q बराबर क्या है, 1 कूलम, सही है। और क्या दिया हुआ है तुमको, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कि इलेक्ट्रॉन बताना, तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी तुमसे क्या पूछना चाहता है वो, n पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, n। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne। Q पता है क्या, तो 1 कूलम होता है ना, 1 कूलम N1C। और ये पता है क्या हमको, इलेक्ट्रॉन, तो हाँ बिल्कुल पता है सर, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको उठा के इधर भेज दो, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी, है ना, और हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे तुम लोगों को भी सॉल्व करना होगा, और ये वैल्यू याद कर लो, अभी आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना, आगे जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो बार बार बताएंगे तुमसे, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा, इसको यहाँ से भाग देना, तो पहले से इसको देखो, ये दिख रहा है 10 की घात -9 19, उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात +19 बटे में कितना हो गया, 1.6। अच्छा 1.6 डेसिमल हटा दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, दशमलव हटाया तो बटे में 10 आता तो ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, टोटल 10 की घात 20 आ गया, कितना आ गया, 10 की घात 20 बटे में 16, ठीक है। मजा नहीं आ रहा तो इसको क्या होता है, 10 की घात 20 को नहीं लिखते, इसको लिख लेते 100 × 10 की घात 18। बताओ कोई दिक्कत, कुछ गलत लिखेंगे क्या, ये 10 की घात 2 हो गया, 10 की घात 18 हो गया, 10 की घात 2 और 10 की घात 18 वापस से क्या हो जाएगा, 10 की घात 20 हो जाएगा। समझ आ गया, हमारा अलग से लिख लिए, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं ऊपर से चला गया, सही है, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान समझो। 10 की घात 19 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 19 का मतलब हुआ कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें हम लोग, 19 बार करें, तो 19 बार करने की जगह हम उतना नहीं करना चाहते, इसलिए 10 की घात 19 लिख देते हैं, ठीक है। तो हम बोले एक काम करो, 10 की घात 19 मत लिखो, एक काम करो 10 की घात 18 ही लिख लो, क्या लिख लो, 18, तो है तो 19 लेकिन 18 लिखे, तो एक्स्ट्रा एक 10 मल्टीप्लाई कर दे क्या इधर, समझ में आया? तो वही काम हम यहाँ किए थे, तो 10 × 10 100 गुणे 10 की घात 18, 10 की घात 18, है ना। प्रैक्टिस के साथ और क्लियर हो जाएगा ये सब। 16 को 100 से भाग दे दो, तो बढ़िया इधर साइड में आइए, 100 को 16 से भाग दे दीजिए, 16 पंचे 80, 0 यहाँ बच गया, 2 यहाँ बच गया, यहाँ ये कट गया, ठीक। फिर 2 से तो जाएगा तो एक बार में, सही है, नहीं है, नहीं यार हम भी गड़बड़ी कर रहे हैं। 16 टेबल में 16 छके 96, है ना, 4, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 तो पॉइंट लगा देंगे 0, तो 2 बार में 32, फिर 8, है ना, फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा, 5 बार में 80। समझ आ गया? तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इसको काट देगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है कितना है, ये बहुत ज्यादा होता है ना। तो 1 कूलम बहुत बड़ी चार्ज होती है ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होते हैं तो 1 कूलम का चार्ज बना पाते हैं। समझ में आ रहा है? आदर्श, आदर्श का मतलब क्या होता है पता है? अच्छा, आइडियल। हाँ आइडियल, आइडियल मतलब अच्छा नहीं होता, अच्छा मतलब गुड होता है। आदर्श मतलब होता है हर वो आदमी जो सही काम करता हो, हाँ शुद्ध टाइप्स। हाँ कि लड़ाई करने चले, अरे नहीं, गांधी जी बोले लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, फिर दूसरे गाल पे थप्पड़ मार दे तो उसके बाद गांधी जी नहीं बोले,
उसके बाद मारो। हो गया, चलो। दूसरे 9 गुण 10 के घात 5। तुम लोग कर रहे हो, दूसरा करो, करने दो इन लोग को। दिखाओ कहाँ है ये वाला? हाँ ठीक है। तो Q1 Q2 K, ये क्या अपना, ये हो गया अपना मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ 10 10 हो गया, ये -6 -6, तो -6 कितना हो गया? -12 और 9 -3, तो -12। अच्छा ये 3 3 है ना, तो 3 3 6 हो गया, 6 ऊपर जाएगा तो +15। ठीक है, तो प्लस का 3, और इधर आ गया ये 10 10, तो 10 10 था ना, 9 किसे हो गया ये? अच्छा 9 ये वाला है क्या, इधर वाला? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 900 9 × 10⁵ बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। समझ में आ गया? किसको लगेगा? जी हाँ, इसी सूत्र पे लगेगा, है ना। बल पूछ रहा है ना, याद रखो सूत्र लगेगा। अभी हमसे मत पूछना कभी गलती से, जब भी बोले कि बल बताइए तो आपको यही सूत्र लगाना है। दो आवेशों के बीच लगने वाले सूत्र का यही, दो आवेशों के बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल यही होता है, तो यही सूत्र लिखना है। ठीक है, तो कभी भी, है ना, अभी अभी जब तुम लोग पढ़ोगे आगे तो इसी बल को बार बार घुमाया जाएगा, है ना, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आवेश के मध्य लगने वाला बल का सूत्र यही होता है। क्या बाबू, किधर फंस गए? हाँ ये भी तो होगा ना, माइक्रो कूलाम है ना वो। माइक्रो कूलाम मतलब 10 की घात -6 कल बताए थे, है ना, दिमाग। बता रहे चुप। हो गया मैक जी? हो रहा है कि हो गया? हो गया सवाल? चलो ठीक है, देखो किस क्या है इसमें, हमसे क्या पूछ रहा है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, कितने हैं? 20 माइक्रो कूलम, और ये कितना है? 20 माइक्रो कूलम, है ना। तो एक Q1 है, ठीक है, वो बताया नहीं है तो हम इसको मान के चलेंगे प्लस है, और ये भी क्या है? प्लस है। ठीक है, जब नहीं बताता तो हम प्लस ही मान के चलते हैं। तो 20 माइक्रो कूलम
और यहाँ पे कितना हो गया, Q2 कितना हो गया, ये भी है 20 माइक्रो कूलम। सही है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है हमको, 2 × 10 के घात -3 मीटर, 2 × 10 के घात -3 मीटर दिया हुआ है। सही है, ये आपको दूरी दिया हुआ है, तो वो कुछ लेना देना नहीं है। वो अंतिम हमसे पूछ क्या रहा है कि इन पे लगने वाला बल ज्ञात करिए। तो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R²। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। तो हम बल के लिए क्या कर देंगे, बल के लिए, बल जो है ना, बल जो है वो क्या है, परिमाण है, इसको बताते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, बल निकालेंगे। तो बल के लिए K का मान क्या होता है, 9 × 10 के घात 9 है ना, इंटू Q1 कितना है अपने पास 20 माइक्रो कूलम, तो 20 इंटू माइक्रो कूलम की जगह 10 के घात -6, फिर मिनटू में 20 इंटू 10 के घात -6। सही है। बटे में आ जाओ, बटे में दूरी का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, ठीक, और इसका स्क्वायर मतलब 10 के घात -3 × 10 के घात -3 है ना। तो जब भी किसी का वर्ग करते हैं तो उसी नंबर को उसी नंबर से क्या कर देते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और जब घन करते हैं तो क्या करते हैं, उसी नंबर को से 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग हो गया। अच्छा, अब ध्यान से अगर देखो तो पहले तो ये जो 10 वाला है ना, इसको पहले निपटा लो एक साइड, ठीक है। तो इसको पहले इधर लिख लेते हैं। तो 9 × 20 × 20 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 × 2, ठीक है। और बराबर में अभी 10 वाले को एक साइड लिख लो, तो 10 के घात 9 और ये 10 के घात -6 कितना हो जाएगा, 10 के घात -12 बटे में ये 10 के घात -3 कितना हो जाएगा, 10 के घात -6। सही है। अब ये 10 के घात -6 है, तो ये माइनस से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो क्या हमें डायरेक्ट 15 लिख लें, है ना। तो ये काम एक ही लाइन में हो जाए तो अच्छा है, 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक हो गया मामला। अब ये 2 देखो क्या होगा, इसको काट देगा 10 बार में, ये 2 इसको काट देगा कितनी बार में, 10 बार में। 10 10 100, 100 × 9 900, 900 × 10 के घात +15 -12, 15 12 गया 3, तो 10 के घात 3। सही है। अब ध्यान से देखो, ये लिखने का सही तरीका नहीं होता है ना। जब भी तुम घातांक में लिखते हो या घात में लिखते हो तो लिखने का सही तरीका क्या होता है कि अगर मान लो 7.3 × 10⁻³ अगर ऐसा है तो सही तरीका माना जाता है ना, कि एक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ देखो 9 है, तो ये 2 जीरो हमको हटाने हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखो, 9 × 2 जीरो है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100, 9 × 100 यानी 10 के घात 2 × 10 के घात 3, तो 10 के घात 2 10 के घात 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 × 10 के घात 5 क्या आएगा, न्यूटन। क्या आएगा, इतना न्यूटन बल लग रहा है, बहुत ज्यादा बल लग रहा है ना। चल है ना, 800 न्यूटन बल तो हम लगा दे रहे धरती पे, तो कैसे, मेरा वो पड़ेगा फॉर्मूला, है ना। जो वेट होता है, भार, जो द्रव्यमान यानी मास होता है, वेट होता है ना, W = mg होता है ना। मेरा भार कितना है, 80 kg, है ना। और जी क्या था, धरती जो हमको अपनी तरफ खींचती है उसका त्वरण, है ना, 10 होता है, 10 मीटर/सेकंड होता है, 10 मीटर/सेकंड। तो इसको देखोगे अगर, तो ये 800 ग्राम, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीब करीब 8000 ऐसा करके डाइन में आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 समथिंग कुछ आएगा। तो उतना बल हम धरती पे लगा रहे हैं। तो ये सूत्र होता है, क्योंकि धरती पे हम भी बल लगा रहे हैं ना, बराबर बल लगा रहे हैं, देखो अच्छा खासा बल लग रहा है। तो आदमी जब बोलता है धरती से भार खत्म हो जाएगा, सही में भार खत्म हो जाता है ना, आदमी को उससे निपट जाने से। लेकिन धरती का मास चेंज नहीं होता है ना, धरती का भार कभी भी बदलता नहीं है। तो मान लो अगर कोई जानवर मर गया तो वो 25 kg का हुआ करता, तो कहाँ गया 25 kg, किधर गया, वो मर गया तो वो तो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद वो दफन हो जाएगा, तो कहाँ गया 25 kg। तो धरती का जो ओवरऑल मास था वो तो कभी बढ़ता और घटता नहीं, वो तो फिक्स है। अब वो तो मिट्टी में कन्वर्ट होगा, कुछ हवा में परिवर्तित हो गया, है ना। कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ किससे बना है, 5 चीजों से बना है, जल आकाश अग्नि वायु, और क्या था, जल आकाश अग्नि, जल आकाश अग्नि वायु मिट्टी, हाँ। तो ये 5 चीजों से बना हुआ है, ठीक। तो 5 चीजें हैं, पंचभूत बोलते हैं इनको, है ना। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पूजा में, देखोगे तो, है ना। अग्निदेव होते हैं, उसमें जल डालेंगे, है ना, मिट्टी डालते हैं, ठीक है। हवा तो रहता ही है, घी भी डालते हैं, हाँ, तरल भी, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलो एक सवाल और लगाओ फिर इसी बात पे, इसी टाइप का सवाल लगाओ सेम, है ना। 2 सवाल देते हैं। वो पूछना चाह रहा है तुमसे कि वाह बताओ,
1.6 इंटू 10 की घात -6 कुलाम चार्ज है। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम चार्ज है। और तुमको बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्या है? गुलाम आवेश हुआ ना, गुलाम दिया है इसका मतलब आवेश है ना। तो सोचो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे। मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है वो कि तुमको क्या दिया हुआ है? आवेश। क्या दिया है? आवेश। और तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन +13। जी हाँ, +13, है ना। तो सवाल में कभी कभी घुमा देगा, अधिकता बताइए या कमी बताइए, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी है, अधिकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? 10 की घात -13 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है ना, कमी है। ठीक, चल। समझ में आ गया? ठीक, तो बेसिक सवाल है आज पब्लिक के लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ लेंगे तो उसके बाद और सवाल आएंगे। चलो देखो, इसको बता देते हैं, ये वाला जो समझ में नहीं आया। आवेश कितना था? Q बराबर कितना था? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम, है ना। और m तो हमको पता नहीं है, n तो बताना है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन कुलाम, सही है। तो हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ni। Q इज इक्वल टू Ni। Q का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 और बटे में ये इधर आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम बराबर में n आ जाएगा। यानी n मतलब नंबर, है ना। n मतलब नंबर, सही है। तभी देखो ध्यान से, तो ये वाला तो इसको तो काट देगा डायरेक्ट, सही है। ये 10 के घात -19 ऊपर जाएगा, 10 के घात +19, तो 10 के घात -6 +19 बराबर कितना हो जाएगा? 10 के घात कितना हो जाएगा? 16। ठीक है यार, 13। n बराबर 10 के घात -13 +13 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन से धनावेश में कमी है, या जितने इलेक्ट्रॉन रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़िया। चलो, अब आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, 2 टॉपिक और पढ़ना है हम लोगों को अभी। कितना समय अपने समय है तो चलो, ये 2 टॉपिक हम लोग को समझना है थोड़ा, है ना। और थोड़ा तुम लोग को बम फटने वाला है। हाँ, बम। हाँ, अभी देखो, अभी बम गिरेगा 2, है ना। सदीश का बम गिरेगा एक। चलो देखो, किताब में एक टॉपिक है तुम लोग में, कूलाम के नियम का सदिश रूपण, है ना। कूलाम के नियम का सदिश रूपण। सदिश क्या होता है? ऐसी राशि जिसके पास परिमाण हो और क्या हो? दिशा हो, है ना। चलो ध्यान से देखो, थोड़ा सा है ना पीछे का हम बता देते हैं सदिश के बारे में, है ना। पूरा पढ़ाते नहीं है ना, पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा इसको, ठीक है। 11 वालों को पढ़ाएंगे तो एक बार उधर भी थोड़ा रिकैप करा देंगे, ठीक है। तो सदिश के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सदिश राशि, अरे यार तो मार्कर ही काम नहीं कर रहा है। अभी तो एक ब्लैक मार्कर था ना इधर। अच्छा, यहाँ सदिश राशि, है ना। सदिश राशि कौन सी राशि होती है? वो राशि होती है जिनके पास क्या होता है? परिमाण और दिशा होता है, सही है। परिमाण और दिशा होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उदाहरण के तौर पे हम 2 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो हम वही विस्थापन वाला लेकर के चलते हैं, ठीक है। विस्थापन और दूरी का कहानी दोनों को पता चल गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक आदमी था, वो 3 किलोमीटर ऐसे गया, है ना, और 4 किलोमीटर ऐसे चला गया, सही है। अच्छा, एक आदमी था जो 3 किलोमीटर ऐसे गया, यहां से यहां गया, और फिर यहां से चला गया 4 किलोमीटर ऐसे चला गया, सही है। एक आदमी था, वो 3 किलोमीटर ऐसे गया, है ना, और वापस से 4 किलोमीटर ऐसे आ गया, सही है। तो इसके पीछे कहानी बना लेते एक, ठीक है। A B C
ए बी सी, सही है। तो पहले क्या हुआ कि ए कहाँ गया, बी के घर गया, बी को बोला कि काम करते दोनों साथ में चलते, किसके घर चलते हैं, सी के घर चलते हैं, ठीक है। तो तय हुआ दोनों के बीच में कि ए बी के यहाँ गया, बी से कहाँ चला गया, सी के यहाँ चला गया। तो कुल कितनी दूरी तय की गई ए और बी द्वारा, तो 3 और 4, 3 + 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, सब काम बढ़िया चल रहा है, सही है। अच्छा दोबारा ए फिर क्या बोला, ये बोला कि इस बार चलते हैं बी के साथ, बी के घर गया, बी को बोला एक काम करते चलो साथ में चलते हैं। इस बार कहीं सी बाहर हम लोग को खाना खिला रहा है रेस्टोरेंट में, जो कि सीधे रास्ते में पड़ता है, तो चलते वहीं चलते हैं। तो चले गए, तो वापस से दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर + 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है ना, पॉइंट भी है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, ये बोला कि काम करते हैं चलो बी के यहाँ चलते हैं, बी को साथ में लेते हैं, बी के पास बाइक नहीं है, उसको क्या लेने, उससे बाइक से लिया और बोला कि इस बार चलते हैं चलो, सी को कहीं और बुला रहा है, मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, वहां से हम तुम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वो लोग वापस आए, लेकिन ये अपने घर से थोड़ा और आगे जा करके उसको खाना खिलाया। समझ में आ रहा बात, कि 3 किलोमीटर ऐसे गए, फिर वापस से आगे। वही बात हो गया कि हम यहाँ से मसीरपुर गए और फिर मसीरपुर से किसी को लिए और वापस हम उसको कहाँ लेके चले गए, उधर की तरफ मौसिमगंज लेकर के चले गए। समझ में आ रहा बात, तो वहां तक लेकर के चले गए। तो उसी रास्ते से जाना, उसी रास्ते से वापस आना। कुल कितनी दूरी तय की गई ए द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, कैसे -6 जबरी। हाँ 3 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, तो कितना दूरी तय किया गया, 3 + 4 बराबर 7। अरे एक गाड़ी पे कितना खर्चा हुआ, 7 किलोमीटर का, तो इतना पेट्रोल का पैसा मांगेगा ना बी से, कितना खर्चा किया तो दोगे, पैसा देगा कौन, हाँ लेने यार तो पैसा दोगे नहीं, खाली बैठ के घूमोगे, ठीक है। चलो ये बात समझ में आया। तो दूरी का मैटर सिंपल था, दूरी का मानना ये था, दूरी का बस ये बोलो जितना जितना चले हो उतना उतना जोड़ दो। 2 + 4 2 कितना होता है, 2 4 होता है। दूरी यही बोलता है 2 4 होता है, क्योंकि दूरी क्या है, दूरी दिशाहीन है, यानी अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि, इसको दिशा का ज्ञान नहीं है ना, इसको दिशा के नॉलेज नहीं है। तो इसलिए क्या है ये सिंपल रूल फॉलो करता है, जो रूल गणित में फॉलो होता है, 2 + 2 4। लेकिन सदिश के साथ ये चीज नहीं है, सदिश ये नहीं मानता, वो बोलता है कि नहीं, हमारे लिए 2 + 2 4 भी होता है, 2 + 2 0 भी होता है, और 2 + 2 कुछ और भी हो सकता है। कैसे, देखो ध्यान से, ठीक। सदिश राशि यानी विस्थापन, यानी एस, विस्थापन क्या बोलता है, विस्थापन बोलता है प्रारंभिक बिंदु देखिए और अंतिम बिंदु देखिए और दोनों को जोड़ दीजिए। प्रारंभिक बिंदु देखिए, अंतिम बिंदु देखिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 और 4 याद हो गया होगा आप लोग, तो जब भी 3 और 4 होगा तो आंसर कितना आता है, 5। तो यानी यहाँ पे 3 + 4 बराबर कितना आ रहा है, 5। लो भाई, पहला खेल हो गया कि 3 और 4 जोड़ के कितना आ रहा है, 5। तो परिणाम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कि हम 3 चले 4 चले, लेकिन परिणाम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। ठीक। दूसरा कि यहाँ पे एक आदमी 3 चला, फिर उसी दिशा में 4 चला गया, तो यहाँ पे 3 + 4 कितना आ रहा है, 7। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ पे 3 इधर चला 4 इधर चला, तो प्रथम दिशा ये है, मतलब प्रथम प्रारंभिक बिंदु ये है, और अंतिम बिंदु कौन सी थी, ये वाली। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, टोटल 4, 3 इधर, तो ये कितना होगा, 1। यानी 3 + 4 बराबर, यहाँ से कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। बात समझ में आ गया। तो ये किसका है गुण, नहीं, -1 में होगा, लेकिन हम इसको भी समझा वैसे नहीं रहे, हम खाली परिणाम बता रहे। क्या बता रहे हैं, हम खाली परिणाम बता रहे हैं ना, दिशा नहीं बता रहे। दिशा बताया क्या, हम खाली परिमाण की बात कर रहे हैं ना, तो परिमाण बस देखिए, दिशा मत देखिए, है ना। दिशा के लिए तो भी बहुत चीज बताना होगा, समझ आ गया। अच्छा, तो हम क्या बताएं, एक चीज समझ में आया कि जो अदिश राशियां होती हैं, कौन सी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती है। कहाँ गया है, ये यहाँ और यहाँ। तो ये जो अदिश राशि है, सदिश राशि, सॉरी, ये जो सदिश राशि है, ये जो सदिश राशि है, इसके पास जो परिणाम थे, इनको जोड़ने का अलग गणित होता है, इनको जोड़ने का अलग गणित होता है। यानी इनको हम लोग नॉर्मल या जो बेसिक हम लोग बीज गणितीय गणित करते हैं, है ना, जो हम लोग नॉर्मल 2 + 2 4 कर देते हैं, सदिश राशि में 2 + 2 4 नहीं होता, है ना। यहाँ पे 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम करके तुम लोग को एग्जाम्पल दिखाएं। तो इसीलिए हमको अलग से पढ़ाया जाता है सदिश, है ना, सदिश राशियों का योग पढ़ाया जाता है ना। तो इनके लिए योग के नियम हमको पढ़ाए जाते हैं। ठीक, इनके योग के नियम में हमको 2 नियम पढ़ाए गए होंगे, एक त्रिभुज का नियम पढ़ाया गया होगा, है ना, और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। अब याद नहीं होगा तुम लोगों को, हाँ, ऐसे पुराने पाप हैं, है ना, चतुर्भुज लिखे हैं। अरे लिखने सब याद होता, तो जो लेख साहब आईएएस नहीं होते, हाँ, सब लेखपाल क्या होता, आईएएस नहीं होता, लिखते ही है ना दिन भर, इसका जमीन उसका जमीन, समझ में आ गया। तो लिखने से नहीं होगा, है ना, इसको थोड़ा पढ़ना होगा। चलो, अलग उतना कठिन भी नहीं है इसको समझना, है ना। तो अगर ये सब समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। चलो ध्यान से देखो,
अभी को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो इसको दिखाते कैसे हम लोग सदिश राशि को, तो जैसे एस वेक्टर है, एस इसको इसके ऊपर लगाएंगे एस वेक्टर, ऐसे लगा देते हैं एरो, है ना। तो कोई भी सदिश राशि जब होगी तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे एस वेक्टर, एस के ऊपर क्या लगा देंगे, एक तीर बार लगा दीजिए, है ना, तो क्या बन जाएगा एस वेक्टर। ये किसके बराबर होता है, तो एस बराबर हम क्या बताए थे, एस बराबर यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर, और दिशा क्या आ गया नॉर्थ ईस्ट, क्या आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाली दिशा आ गई, है ना, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तर पूर्व, क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये आ गया। अब ध्यान से समझो, जब भी कोई सदिश राशि बताई जाती है तो उसकी क्या बताया जाता है, उसका परिणाम और उसका क्या बताया जाता है, दिशा बताया जाता है, ठीक है। तो इसको मोटे तौर पर कैसे लिखेंगे, तो एक वेक्टर ए है, उसका परिणाम दिखाना तो क्या लिखेंगे, वेक्टर को किसमें लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, मॉड में। तो जब भी मॉड लगाओ तो हम क्या समझेंगे, जो किसी वेक्टर की किसका बात कर रहा है, परिमाण का बात कर रहा है ना। तो हम तुमसे पूछेंगे कि तुम कितना विस्थापन किया आज, तो तुम बोलोगे सर हम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर किया, तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं मॉड है, बताओ मॉड है यानी परिणाम बताओ, तो बोलोगे 10 किलोमीटर, दिशा नहीं बताओगे, समझा। हमसे कोई पूछेगा कि हम कितना दूरी चले आज, सॉरी दूरी बोल रहे हैं, विस्थापन कितना किए, तो हम बोलेंगे 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो बोलोगे नहीं, मॉड है मतलब बस 25 किलोमीटर, दिशा हमको नहीं चाहिए, दिशा हमको नहीं चाहिए, समझ आ गया। तो वहां पे लेकिन अगर कोई दिशा पूछे तो उसे, तो उसके लिए हम लगाते हैं ए कैप, लगाते हैं क्या लगाते हैं, ए कैप, यानी एक वेक्टर तब संपन्न होता है जब उसके पास क्या होता है, परिणाम यानी मॉड ए, और क्या होता है वह ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैप, कैप मतलब टोपी, है ना। तो ए कैप मतलब क्या हो गया, दिशा हो गया, समझ आ गया। तो एक वेक्टर आदर्श कब संपन्न होता है, जब उसके पास दोनों ही हो, है ना, परिणाम यानी मॉड ए और दिशा यानी ए कैप। किसी भी वेक्टर के दो भाग होंगे, एक परिणाम और एक ए कैप। तो हम तुमसे पूछेंगे तुम कितना दूरी चली, तो कितना दूरी चली थी तुम अभी, 10 किलोमीटर, किधर, उत्तर की ओर। तो हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा दिशा क्या है, तो तुम बोलोगी मेरा दिशा उत्तर की ओर है, तो यानी इसका मतलब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक दिशा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ये जो ए कैप है, ये जो ए कैप है, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, इसको यही पकड़ो, इसको इधर भेज दो, तो वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए। ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना, इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर या फिर एकांक सदिश भी कहते हैं, है ना। एकांक सदिश का इस्तेमाल क्यों होता है, किसी भी सदिश राशि का दिशा बताने के लिए, है ना, जिसको दिशा बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि फोर्स एक वेक्टर है, तो बोलोगे कोई बात नहीं सर, फोर्स एक वेक्टर है तो इसका एक परिणाम होगा और इसका एक दिशा होगा, तो एफ कैप लिख देंगे, बस लो भाई हो गया। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, इसको जोड़ने के क्या नियम है, थोड़ा ध्यान से देख लो, फटाफट इनको समझा देते हैं आसानी से। अब देखो होता क्या है, इमेजिन करो कि एक आदमी है, वो इस बॉक्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है। कल बताए थे इसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन समझाए नहीं थे। तो ये इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, सही है। तो एक आदमी इसको बल लगा रहा है इधर की ओर, एक आदमी इसमें बल लगा रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो वो ऐसे खींच रहा है, वो ऐसे खींच रहा है, तो ये बॉक्स क्या होगा, बीच से टूट जाएगा या ये आगे बढ़ेगा। तो ये आगे की ओर बढ़ता है, इधर की ओर बढ़ता है, लेकिन ये तो इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन ये बढ़ ऐसे रहा है, ऐसे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो परिणामी बल है, है ना, परिणामी बल है जो है परिणामी, ऐसे सही है ना, नहीं है, छोटी परिणाम, अच्छा परिणाम, हाँ परिणाम सही, हम अरे हाँ हम गलत ही पढ़े थे, ठीक है चलो। तो परिणामी बल, है ना, तो जो परिणामी बल होता है ना, उसको रिजल्टेंट से हम लोग लिखते हैं, है ना, आरएफ से लिखते हैं, रिजल्टेंट बल से। तो वो इस दिशा में आता है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है, लेकिन हम सूत्र नहीं याद कराएंगे तुम लोगों को, हम इसको डिराइव करके दिखाएंगे कि ये परिणामी बल आता कैसे, सही है। एक बार डिराइव करना सीख जाओगे तो सूत्र अपने आप बना लोगे, है ना। सूत्र याद करने थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, तो हम उसको डिराइव करके दिखाते हैं। चलो देखो, हम क्या होता है, इसके दो नियम होते हैं। कौन से नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला होता है चतुर्भुज नियम, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, कोई एक याद कर लो। कहाँ समय, किधर समय, हाँ इधर देखिए, समय मत देखिए, चलिए चलो। तो चतुर्भुज का नियम क्या बोलता है, चतुर्भुज का नियम ये बोलता है कि जो वेक्टर होगा, किसी भी वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, क्या होते हैं, दो हिस्से। ये जो एरो वाला हिस्सा दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, उसका वेक्टर का सिर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर का सिर, है ना। और ये जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, वेक्टर का पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर का पूंछ, है ना। तो ये पूंछ हो गया और ये सिर हो गया। तो त्रिभुज के चतुर्भुज के नियम, सॉरी त्रिभुज के सदिश योग के नियम में क्या बोलता है कि कोई भी दो वेक्टर अगर वो एक ही क्रम में हो, कैसे चला, है ना,
कि इधर से आया सिर की तरफ, फिर यहां से एक वेक्टर ऐसे चला गया, है ना। तो देखो एक क्रम में है कि नहीं है, तो एक का सिर दूसरे के पूंछ के साथ जब जुड़ा होता है तो यानी हेड टेल बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, हेड टेल, है ना। तो हेड और टेल जब जुड़े होते हैं तो एक क्रम में जुड़े हो गए। तो देखो एक आदमी ऐसे गया फिर ऐसे चला गया, और फिर जो दूसरा वाला है वो उसको क्या करेगा, उल्टे क्रम में अगर जोड़ दे, दूसरा वाला जो होगा उसको क्या कर दे, उल्टे क्रम में जोड़ दो, और ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो सेम त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे ये ए था, ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, और ये वाला ऐसे था। समझ में आ रहा है हम क्या बोले, ध्यान से सुनना। त्रिभुज के सदिश योग में क्या बोलता है कि दो सदिश राशियां, यानी दो राशि जो होंगी वो एक ही क्रम में जुड़ी होंगी। कैसे जुड़ी होंगी, एक ही क्रम में जुड़ी होंगी, यानी सिर से पूंछ की तरफ। तो एक सिर है और एक पूंछ है। लेकिन जो तीसरा वाला होगा जो कि उस त्रिभुज का क्या होगा, एक भुजा बनेगा, यानी तीसरी साइड बनेगी, यानी तीसरा भुजा बनेगा, वो उल्टे क्रम में होगा। कैसे होगा, उल्टे क्रम में होगा। तो हाँ, पहले का पूंछ और दूसरे का पूंछ, पहले का सिर, इसको बोलते हैं एक क्रम में जुड़ना है। एक क्रम में, ये एक क्रम में, सही है। और ये जो है ये इनके उल्टे क्रम में, समझ में आ रहा है। ये ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये डायरेक्ट ऐसे चला गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो पूंछ से पूंछ जुड़ा हुआ और यहाँ से सर से सर, है ना। तो ऐसे में ये जो साइड होगा इसको बोलेंगे वेक्टर ए, इसको बोलेंगे वेक्टर बी, और ये जो आएगा वेक्टर सी। तो हम बोलते हैं कि वेक्टर सी किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। समझ आ गया। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ये जो आएगा इन दोनों का क्या आएगा, परिणामी बल आएगा। क्या आएगा, इन दोनों का परिणामी बल आएगा। ठीक है, इसमें बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। कोई पूछ दे कि त्रिभुज के सदिश योग का नियम क्या होता है, तो बस बता दो कि पूंछ से पूंछ जुड़े रहने चाहिए, इधर से बता देना, बात खत्म। जो हम लोग को सॉल्व करना है, जो सीखना है वो यहाँ पे सीखना है ना, ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है। ठीक है, क्या सीखना है यहाँ पे हमको, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुत बेसिक है ये। समांतर चतुर्भुज समझते हो, है ना। कैसा जो चतुर्भुज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, सही है। इसमें क्या नियम है, इसमें सेम नियम है। इसमें जो नियम है वही नियम है कि जो दो त्रिभुज है ना, दो सदिश राशि कैसे जुड़े होने चाहिए, पूंछ से पूंछ जुड़े होने चाहिए। कैसे, पूंछ से पूंछ, है ना। यानी पूंछ से पूंछ कैसे होंगे, तो एक ऐसे गया और एक कैसे चला गया, एक ऐसे चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक देखो ऐसे गया, एक ऐसे गया, क्या दोनों दिख रहा है, पूंछ से पूंछ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं क्या। अरे तो यहां पे हम कौन सा लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, तो इसको देखो ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे जोड़ दिए, तो जुड़ गए तो क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक, इसका परिणामी क्या होगा, तो ये तो वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो इसका जो परिणामी वेक्टर होगा वो इसके बीच से जाएगा। कहां से जाएगा, इसके बीच से जाएगा, दोनों के बीच से जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना था, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, और ये पूरा बीच से जाएगा तो इसको बोलेंगे सी वेक्टर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। और याद रखना जब हम बोल रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ऐसे मत समझो कि ए और बी को जोड़ देंगे, नहीं, इसका वेक्टर एडिशन करेंगे। ये तो बस ये बता रहा है कि ये जो होगा इन दोनों के बराबर होगा, है ना। ये सिर्फ पिक्चर में बता रहा था, वो कैसे बता रहा है, पिक्चर में बता रहा है कि ये देखो फोटो है, इस फोटो में ये परिणामी बल है और ये दोनों क्या है, ये दोनों उसके क्या बोलते हैं, घटक बल है, यानी जो जुड़ेंगे। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो तीसरा वाला आएगा। समझ आ रहा है, तो दो ऐसे जा रहे हैं और इसके बीच से निकलेगा परिणामी बल। ये बस बताने का काम कर रहा है, दिखाने का काम कर रहा है कैसे दिखेगा ये। समझ में आ गया। अभी ऐसा क्यों दिखता है, ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव। ये देखो एग्जांपल, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो एक कैसे गया और एक ऐसे चला गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये क्या करते हैं हम लोग इसका क्या बना लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। सही, तो समांतर चतुर्भुज बन गया। ये है ए वेक्टर और ये है वी वेक्टर, सही है। तो ए वेक्टर वी वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो यहां से एंगल निकलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग सी वेक्टर बोल लेते हैं, सी वेक्टर। तो हमको पता है कि सर सी वेक्टर जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा, परिणामी होगा, यानी ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर होगा। सही है, ठीक। अब तुमसे पूछेगा कि ये जो ए वेक्टर वी वेक्टर आप बता रहे हैं, ये ए वेक्टर वी वेक्टर हमको करना क्या है, ये होगा क्या, ये जुड़ेगा कैसे, है ना। ये बताइए कि जो आप कर रहे हैं ये जुड़ेगा कैसे, है ना। इसको आप जोड़ के तो बताइए। ठीक है, तो इसको जोड़ करके हमको बताना है, तो जोड़ के कैसे बताएंगे, ध्यान देखो यहाँ जुड़ गया ये। ठीक, तो ये जो होता है ना बेसिकली कि जब ये समांतर चतुर्भुज बनते हैं तो ये एक साइड है समांतर चतुर्भुज का, और ये कौन सा साइड है, ये दूसरा साइड है। सही है, और ये जो है ये क्या है, ये विकर्ण है ना, क्या है,
विकर्ण है इस समांतर चतुर्भुज का, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, विकर्ण हो गया। अभी ध्यान से देखो, यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक क्या ड्रॉ कर लिए, एक लंब ड्रॉ कर लिए, क्या ड्रॉ कर लिए, एक लंब, है ना, एक लंब ड्रॉ हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं कोई, इसको ए बी सी डी और इसको बोल देते हैं ए, सही है। अब थोड़ा ध्यान से देखना है इसको कि दो ट्राइंगल हम बता रहे हैं देखने के लिए, एक बी सी ई दिख रहा है, दो ट्राइंगल बी सी ई, एक चतुर्भुज दिख रहा है, और बी डी ई दिख रहा होगा, ट्राइंगल बी डी ई दिख रहा है कि नहीं, ट्राइंगल बी डी ई, समझ आ गया। अभी बी डी जो दिख रहा है, ये बात बताओ, अगर ये एंगल ये वाला पूरा एंगल, ये जो थीटा दिख रहा है, अगर ये पूरा थीटा तो ये भी कितना होगा, ये तो पता होगा ना, ठीक है, कि जब दो लाइन में समांतर होते हैं तो ये एंगल क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक, तो ये भी थीटा हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये थीटा है, अगर इस थीटा का हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, अगर हम लिखें साइन थीटा, क्या लिखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, इस एंगल के लिए लंब कौन है, ये वाला बी, और इसके लिए कर्ण क्या, सॉरी आधार क्या हो गया, सॉरी कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो हो गया ये वाला। तो अगर ये ए है तो क्या ये भी साइड ए नहीं होगा, अगर ये बी है तो क्या ये भी साइड बी नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो ये ए है, तो हम इसको यहां पे लिख लें, ए वेक्टर लिख लें, क्या कोई दिक्कत, बी अपॉन में ए वेक्टर, सही है। तो बी की जगह इसको इधर भेज दें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए वेक्टर साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, बताओ, या तो हम बी लिखें, या तो ए वेक्टर साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, दोनों बराबर ही हो गया ना, अब तो सेम ही है, ठीक, समझ में आ गया। दूसरा सिमिलरली ठीक वैसे ही कॉस थीटा अगर हम ले, कॉस थीटा ले ले, इसका कॉस थीटा लेते हैं, ठीक, तो कॉस थीटा जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है, सी, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बन गया, आदत ही खराब हो गया, सी अपॉन में कर्ण यानी बी, है ना, सी अपॉन में बी, तो सी की जगह बी की जगह क्या लिख देंगे वापस से, सॉरी ए, क्या है ये ए, हाँ ए वेक्टर सॉरी ए वेक्टर, है ना। तो अब सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ए वेक्टर कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, तो जहां सी है उसकी जगह, तो क्या हम इसको ऐसे लिख लें, यहां फटाफट यहां लिख लेते हैं, ए वेक्टर साइन थीटा, कोई दिक्कत, और यहां लिख लेते हैं हम लोग ए वेक्टर कॉस थीटा, है ना, इसको कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट तोड़ना बोलते हैं ना, आगे पढ़ोगे तुम लोग इसको, ठीक है, ठीक है, तो ए वेक्टर कॉस थीटा। अब थोड़ा और देखते हैं, हमसे क्या बोल रहा था भाई कि जो सी का जो वैल्यू आएगा ना सर, ये सी का वैल्यू क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा, ये सी का वैल्यू। अभी ध्यान से देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखते हैं, अगर कुछ देर तक अगर हम देखते हैं, अगर ध्यान से मुझे समझ में आता है कि सर अगर ये नहीं होता तो ये त्रिभुज बन रहा था, सही है। इस सी की वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता तो हम क्या लगा देते, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते, लेकिन यहाँ तो 90 डिग्री नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा नहीं, और इसके अलावा तो आप कभी कुछ पढ़ाया नहीं या कोई भी कुछ नहीं पढ़ाया है ना, कि जब पाइथागोरस प्रमेय नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तब कैसे विकर्ण का मान निकालेंगे, सही है। तो उसके लिए हम क्या किए, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अब एक ट्राइंगल बना दिए, क्या डी बी ए ट्राइंगल दिख रहा है, डी बी ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल, एक समकोण ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का खास बात क्या होता है कि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो यहां से सी का मान निकाला जा सकता है क्या, है ना, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सी का मान निकालेंगे। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये क्या है तुम्हारा, ए साइन थीटा क्या हो गया, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, लंब, हाँ लंब कितना है, लंब है ए साइन थीटा, आधार क्या है, आधार, तो आधार तो सर ये वाला और ये वाला जुड़ करके होगा ना, तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉस थीटा। अरे कहां सी बाबू, सी बिंदु है बाबू, क्या कर रहे हो, हाँ अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तो v प्लस ए कॉस थीटा है ना। अभी तुमको कर्ण निकालना है तो सी निकालना है, तो निकाल देते हैं भाई, आइए लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे तो सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉस थीटा, सही बोल रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं है ना, सही लिखा है, ठीक। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, देखो विकर्ण का स्क्वायर सॉरी कर्ण का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, सब चीज एकदम डिफाइन करके किए, कोई उर्दू फारसी नहीं लिखा है ना, कुछ बोल नहीं सकते सर ये समझ में नहीं आप क्या बोल रहे हैं। हाँ लंब बी वेक्टर का है तो बी वेक्टर बोलो, बी वेक्टर नहीं है ये साइन थीटा है, तो बोलेगा कौन? हाँ तो वही देखो समझ आ गया, ठीक है आ जाओ। सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अभी चिंता मत करो, अगर समझ में आए बीच में लगे कि एकदम धैर्य टूट गया, हिम्मत जवाब दे दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। इसका उपाय भी है, इसका उपाय बताएंगे अभी, है ना। तो ऐसे दिमाग पे जोर मत दो, है ना, कि एकदम दिमाग का नसा से एकदम ब्लॉक हो जाए, ठीक है, एकदम रिलैक्स ही रहो। चलो यहाँ देखो, अगर इन दोनों को जोड़े तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास 2 AB ना, 2 AB cos थीटा, 2 AB cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोग सूत्र डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा, और यहां क्या दिख रहा है हमको, ए स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों को साथ में लिख ले क्या, तो ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बताओ तो, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसको कुछ नहीं लिखे, ऐसे लिख दे क्या, ठीक। तो ये वेक्टर प्लस, समझ में आया ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये लिखे जाए नहीं लिखे इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसकी जगह 1 ही लिखते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो कोई चेंज नहीं आएगा। बी का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, है ना, तो ये आ गया सी वेक्टर का स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर है ना, हमको सी का मान चाहिए ना, स्क्वायर का मान तो चाहिए नहीं, तो इसको उठा के उधर भेज देंगे। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, लो भाई हो गया, आ गया फॉर्मूला। लो यही तोड़ है तुम लोग का, है ना, यही क्या है तोड़ है। कि अगर ये डेरिवेशन नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला है कि दो वेक्टर जब भी दो वेक्टर हो, उन दोनों के बीच में कोई कोण थीटा हो, तो उन दोनों के बीच अगर कोई कोण थीटा हो तो उनके बीच लगने वाला जो परिणामी बल होता है, कौन सा बल, परिणामी बल, है ना। तो जो परिणामी बल होगा, या इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, आर वेक्टर से, तो ये क्या आता है, अंडर रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। याद रहेगा ये, हाँ याद रहेगा। और ठीक है, ये कहां से आ रहा है, तो ये यहीं से आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये कहां से आ रहा है ये भी बता दिए, और ये क्या चीज होता है ये भी, तो दोनों तुम लोग याद कर सकते हो जिसमें सुविधा नजर आए, है ना। अगर ये चीज समझ में आ जाता है तो आगे चल के थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो थोड़े से घुमाऊ टाइप का क्वेश्चन होता है वहां पे काम आ जाएगा, ठीक। और अगर रट लोगे तो घुमाऊ टाइप का क्वेश्चन छोड़ सकते हो। चलो ठीक है। अच्छा अभी दूसरा चीज कि अभी खाली ये तो जो आप बताया है सर, ये जो आया है ये तो क्या दिया है सी का, ये सी का दिया है परिमाण, क्या दिया है, परिमाण, अरे यार फिर गलत लिख रहे क्या, परिणाम, हाँ परिणाम, है ना, क्या दिया है सी का परिणाम। लेकिन सी की दिशा भी तो पता होनी चाहिए, सी की दिशा पता कैसे होगी, ये वाला एंगल जो अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा से हमको क्या पता चल जाएगा, सी का दिशा पता चल जाएगा, है ना। तो सी का दिशा अगर हमको पता करना है तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, अगर ये अल्फा पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो जो ट्राइंगल देखो ध्यान से, ट्राइंगल बी डी ई ट्राइंगल अगर देखें तो यहां से tan थीटा लिख सकते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल पता चल जाए तो मेरा हो जाएगा ना, डायरेक्शन पता चल जाएगा। tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन है, ए साइन थीटा अपॉन बेस कौन है, बी प्लस ए, हो गया फॉर्मूला, नहीं है समझ आ गया कि अल्फा चाहिए तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। तो कभी कभी बोल देगा नहीं ऐसे मत बताइए, आप ऐसे बताइए, कैसे बताइए, ऐसे बताइए। तो ऐसे कैसे बताएंगे, तो ऐसे बताने के लिए कुछ नहीं करना, जहां जहां ए वहां वहां भी कर दो, जहां जहां बी वहां वहां ए कर दो। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी, बस हो गया, ठीक है समझ आ गया। तो ये 3 फॉर्मूला है, 3 नहीं एक तो यही है, ठीक है, बाकी तो ऐसे याद रखो, ठीक है। जब भी ट्रायंगल बनाओगे तो याद रहेगा। देखो ये याद रखना, अल्फा अगर बताना तो ए उठ करके यहाँ आ जाता है ना, तो ए साइन थीटा बन जाता है। अगर ये वाला होता, अगर बी वाला होता
तो ये बी उठ के इधर आ जाता है, तो बी वाला साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला तो मस्त है, इसको तो याद कर ही लो। ये किसके लिए है? परिणाम के लिए, है ना। वेक्टर सी जो होगा, बताओ सी वेक्टर जो होगा वो भी तो क्या होगा, वो भी तो कोई वेक्टर ही होगा। तो उसका तो दो वैल्यू होगा ना, एक मॉड सी होगा और एक क्या होगा, एक सी कैप होगा। क्या होगा? एक सी कैप होगा। तो मॉड सी की जगह तो हम ये लिख देंगे, कहाँ गया, ये वाला लिख देंगे। सी कैप की जगह क्या लिखेंगे, तो सी कैप की जगह हम ये वाला लिखेंगे। समझ आ रहा है? तो दोनों के लिए दोनों की व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना आपको। अब समझ आ रहा है? तो दोनों की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, हमको दिशा भी बताना है और हमको परिणाम भी बताने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये सूत्र अब हम लोग को याद रख लेना है। ठीक है, हम इसका फोटो खींच के भेज देते हैं। मन करेगा तो घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, घर पे, है ना, जाना, कहानी बना करके सब कुछ पेज बंद करके अपना आराम से सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद अच्छा जैसे हम बताए वैसे सॉल्व करना। किताब में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? या तो किताब से ही करो या तो इससे करो। क्यों? क्योंकि किताब में ये कुछ लेगा, ये कुछ लेगा, हम कुछ लेंगे, वो कुछ लेगा, तो वहां बहुत बहुत खेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए या तो इससे करना या तो किताब से करना। ठीक है, फोन कहाँ है? फोन तो है ही नहीं। फोन लाओ, थोड़ा फोन नहीं है? फोन है? अच्छा हाँ, अरे हाँ, रिकॉर्ड हो तो रहा है। चलो ठीक, चलो ठीक है। और अब आगे और क्या बताना था इसमें? हाँ, अब चलो हम लोग आ जाते हैं स्कूल के टॉपिक पे फटाफट से, मतलब क्लास के टॉपिक पे क्या पढ़ाना था। तो टॉपिक क्या था, हम लोग कहाँ चले गए, है ना। अब जो बताएंगे उसको बहुत ध्यान से समझना, और ये समझ लोगे तो एक टॉपिक आज कम से कम एक ईमानदारी सीख के जाओ, ताकि बोर्ड में आए तो कम से कम 5 नंबर जेब में रख के आ जाओ स्कूल से, है ना। चलो और ये सवाल आता है, जनरली आ ही जाता है। हाफ ईयरली नहीं होता क्या तुम लोग? क्या लेकिन हाफ ईयरली तो कोई मतलब नहीं होगा, है ना। स्कूल वाले तो पूरा नंबर दे ही देते होंगे, 20 में 20, 30 नंबर। हाँ 30 नंबर। अच्छा, तो ऐसा होता है क्या कि नंबर नहीं देंगे? हाँ, अच्छा चलो ठीक है। हाँ चलो ध्यान दो। चलो अब हमको क्या बताना है कि जो कूलाम का नियम है उसको किसमें बताना है? सदिश के रूपण में बताना। सदिश के रूपण बताना। सदिश के रूपण बताने का मतलब क्या था? अभी हम क्या बता रहे थे कि एक कूलाम चार्ज है, कूलाम चार्ज, इसमें बल लगाता है, इसमें बल लगाता है, खाली बल की बात हो रही थी, बल के दिशा की बात नहीं हो रही थी। तो अब हमको बल के दिशा की बात भी करनी पड़ेगी। तो पूरे अच्छे तरीके से आप बताइए कि जब आप बोलते हैं बल ना, तो बल खाली बल नहीं है, बल क्या है? एक सदिश राशि है। और जब बल एक सदिश राशि होती है तो उसका क्या होता है? एक परिणाम भी होता है, और क्या होता है? उसका एक दिशा भी होता है। तो कौन बताएगा ये सब? कौन बताएगा? बताएंगे। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, सही है। तो इस Q1 को बताने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। इस Q1 को बताने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम, अरे यार यही सब समस्या है। ठीक है, हटाओ, जहां जा रहा हूं वहीं बना दो। हाँ ठीक है, ये क्या है? Q1। तो इसको हम बोलेंगे R1 वेक्टर। क्या बोलेंगे? R1। ये क्या है? R1 बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना Q2। ये क्या आ गया? Q2। तो यानी इसको बोलेंगे R2 वेक्टर। क्या है ये? R1 R2। तो समझो कि ये ओरिजिन से, कहां से? ओरिजिन यानी मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु से। ये क्या है? ये इनकी स्थिति सदिश है। ये क्या है? R1 R2 क्या है? R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। ये क्या है? स्थिति सदिश, है ना। क्या होता है स्थिति सदिश? स्थिति सदिश वो सदिश होती है जो किसी भी सदिश राशि का स्थिति बताने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? अरे देखो, कोई कैसे कार्य नहीं कर रही। ये R1 क्या बता रहा है? R1 बता रहा है कि मूल बिंदु से ये जो Q1 है वो इस दिशा में है। किस दिशा में? इस दिशा में। कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है। समझ में आ गया? तो ये एक वेक्टर है ना, तो वेक्टर की दो चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? एक तो इसका परिणाम होगा, परिमाण होगा। परिमाण क्या बताएगा कि यहां से यहां ये 10 मीटर है, ठीक। और दूसरा इसका क्या होगा? आर कैप भी होगा। क्या होगा? आर कैप, जो बताएगा कि यहां से यहां तक एक डायरेक्शन में गया है। तो कैसे डायरेक्शन बताएगा? तो थीटा एंगल, है ना, कि एक्स अक्ष से ये इतने कोण पे, इतने दूरी पे कौन है? Q1 है। कौन है? Q1 है। तो यही तो क्या हो गया? स्थिति सदिश हो गया ना। ये Q1 का क्या बता रहा है? स्थिति। तो ये किस कार्य में आ रहा है? स्थिति बताने के कार्य में आ रहा है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत? स्थिति सदिश में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब यहां समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है? तो ऑब्वियसली क्या रहेगी? आर रहेगी। क्या रहेगी? आर। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है? आर है। सही है। अच्छा उसके बाद लाल वाला किधर गया? हाँ चलो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि जो Q1 है, जो Q1 है ना, जो कौन है? Q1 इसमें बल लगाएगा Q2 पे,
और Q2 बल लगाएगा Q1 पे, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, दोनों एक तरह की राशियां होंगी या तो अलग अलग। तो मान लेते दोनों प्लस प्लस है, तो ये इस पे बल लगाना किधर की तरफ, बाहर की तरफ। कौन लगाएगा बाहर की तरफ, Q2 Q1 पे लगाएगा बाहर की तरफ। तो क्या हम बोल सकते हैं बल किस पे लग रहा है, बल लग रहा है Q1 पे, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण। तो इसको, इस वाले बल को जो Q1 पे बल लग रहा है उसको हम F12 बोल सकते हैं क्या, बताओ आदर्श, गलत बोल रहे हैं कि बल किस पे लग रहा है, Q1 पे। कौन धक्का मारेगा इसको, Q2। तो क्या बोल सकते हैं कि बल 1 2 होगा, बल यानी फोर्स 1 ड्यू टू 2, यानी एक पे बल, एक पे किसके कारण, 2 के कारण। चलो आदर्श बताओ तो यहां क्या लिखे हम, यहां क्या बता कि बल किस पे, दूसरे पे लग रहा है, किसके कारण, पहले वाले के कारण। तो बल 2 पे लग रहा है किसके कारण, पहले कारण। कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए अब आप बताइए, जब बल पहले वाले पे कौन लगा रहा है, दूसरा वाला लगा रहा है, तो किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा होगा क्या, नहीं, अरे यस सर, अरे बाबू ये Q2 है, हाँ Q2, हाँ सुनो, Q2 जो है Q1 में बल लगा रहा है तो इस दिशा में लगाएगा, सही है। तो जब इस दिशा में लगाएगा तो ये दूरी जो है ये दिशा बताने का कार्य करेगी कि नहीं करेगी, कार्य करेगी। तो ये तो R था, तो अब R बोलने से खेला होबे ना, हाँ तो R बोलने से नहीं होगा, क्या बोलना होगा हमको, R on 1 due to 2 वेक्टर, R on 1 due to 2 वेक्टर, है ना, R on 1 due to 2 वेक्टर। यानी R ये बता रहा है कि पहले वाले पे जो बल लग रहा है दूसरे वाले के कारण वो इस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में जा रहा है। इसको ध्यान से अगर देखें, इसको समझाने के लिए बता रहे बस। तो R12 वेक्टर जो होगा उसकी 2 चीजें होंगी, एक R का क्या होगा, परिमाण होगा, R12 का क्या होगा, R12 का एक परिणाम होगा, और एक R12 का क्या होगा, दिशा होगा, सही है। तो R12 का परिणाम तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, R12 का परिणाम मतलब क्या, R बराबर ही तो हुआ ना, 10 मीटर ही तो है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर, तो 10 ही मीटर रहेगी ना, परिणाम बदल तो भी जाएगी। लेकिन ये R के खेल बदल दे रहा है, ये R के क्या कर रहा है, खेल बदल दे रहा है। ये R1 क्या बोल रहा है कि 10 मीटर, लेकिन किस दिशा में, इस दिशा में, समझ आ रहा है। एक बार बताओ, तुम 10 मीटर उत्तर की ओर जाती हो, हम 10 मीटर साउथ की ओर जाते हैं, क्या हम दोनों सही जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं क्या, तो बोलोगे नहीं, आप दोनों का परिणाम एक है लेकिन आप दोनों की दिशा क्या है, अलग है। तो आप दोनों भी अलग अलग हुए ना, परिणाम सेम होने के बाद भी दो लोग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे तो R12 का परिणाम सेम है, R के बराबर है, लेकिन इसकी दिशा अलग है ना। तो इसीलिए तो जो 2 पे जो बल लगेगा, 2 जो बल लगाएगा एक पे, वो किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। तो उसी तरीके से 1 भी तो बोलेगा कि हम क्यों नहीं लगाएंगे भाई बल, हम भी तो लगा सकते हैं। तो जब F1 लगाएगा तो क्या बोलेगा, हम लगाएंगे 2 पे बल, किसके कारण, 1 के कारण। तो ये हो गया एक वेक्टर। तो ये सारा वेक्टर है, ये आप लोगों को सबसे पहले कॉपी में लिखना होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे वेक्टर हम लिख लिए, F ड्यू टू 1 लिख लिया, F ड्यू टू 2 लिख लिया। थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि बताओ F ड्यू टू 1 हो वेक्टर या F ड्यू टू 2 1 वेक्टर हो, ये दोनों का परिणाम क्या बराबर नहीं होगा, बल तो लगा ही रहा है ना, दोनों बल तो सेम ही लगा रहा है, दिशा अलग है। समझो कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे लगाएगा तो इधर की तरफ लगाएगा, और ये वाला चार्ज अगर ये वाला चार्ज इस वाले पे लगाएगा तो इधर की तरफ लगाएगा। लेकिन बल तो क्या लगाएगा, सेम ही लगाएगा, 10 न्यूटन का बल ही लगाएगा। लेकिन 10 न्यूटन का बल बराबर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 10 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है। बात समझ आ रहा है। तो चूंकि दिशा अलग है इसी वजह से हम दोनों को बराबर नहीं मान रहे, लेकिन दोनों का परिणाम तो क्या होगा, बराबर होगा। तो परिणाम बराबर हम लिख सकते K इज इक्वल टू Q1 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तो बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बल तो दोनों का सेम ही होगा, सही है, बल दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। F1 ड्यू टू 2, सही है, तो यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, ये फोर्स का क्या हो गया, परिणाम हो गया, क्या हो गया, परिणाम। ठीक, अब इसको हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इसका दिशा भी तो लिखना पड़ेगा, इसका दिशा के लिए कौन सा चीज था, इसका दिशा के लिए कौन सा चीज था, दिशा के लिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिशा के लिए देखोगे तो R12 का क्या था, R12 का क्या, खाली हमको दिशा चाहिए ना, क्योंकि तो ऑलरेडी हो गया, ठीक, परिणाम तो हो ही गया है ना, तो हमको खाली दिशा चाहिए। तो R12 का क्या, क्योंकि ये क्या बता रहा है, तो बताया था ना ये 2 चीजें बताएगा, तो हमको खाली क्या चाहिए, दिशा। तो यहाँ R12 का क्या, समझ में आ गया, क्या हो गया, R12 का क्या। दूसरा, अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखा जाए,
फोर्स ऑन 2, दूसरे वाले में पहले वाले के कारण, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हो गया परिणाम। उसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग, R21 का R21 का क्या, बताओ कोई दिक्कत है ना। और यही होता है, कमाल की बात है, यही है तुम्हारा वेक्टर रूपण होता है आसान भाषा में, इसी को हम लोग वेक्टर रूपण कह देते हैं। हालांकि इस पे और भी 2-4 चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन आज के लिए तुम लोग इतना ही इस पे खत्म करो, है ना, इससे ज्यादा बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आज तुम लोग का काम क्या है, सिर्फ इसको समझना। क्यों इतना आसान, इतना इंपॉर्टेंट समझाना ना, क्योंकि जब हम इसको बताएंगे ना तो इसी में हम ट्रायंगल लॉ करके भी दिखाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल लॉ करके दिखाएंगे। तो अभी तुम लोग को इतना पिक्चर बस क्लियर होना चाहिए, है ना, कि कैसे ये ग्राफ बना पाए, समझ में आ गया। ये ग्राफ पूरा अच्छा बना ली, R2 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर क्या है, ये Q1 Q2 की जगह पे ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, ये स्थिति क्या है, स्थिति सदिश है ना, ये दूरी सदिश है, ये फोर्स वाला यानी बल सदिश है, ठीक है, बल सदिश इधर की तरफ लग रहा है। तो हर सदिश का क्या होता है, 2 चीजें होती है, वेक्टर होती है ना। घर जाना आराम से, बुक होगा, बुक में ये दिया होगा, ठीक है, और बुक में लगभग ऐसे ही दिया होगा, ठीक है, उसको उठाना और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, थोड़ा समझना कि ये क्या लिखा है, एक चीज थोड़ा दिमाग से पढ़ दो। जब तक नहीं सीखोगे, जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, याद रखना, जिस चीज में स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, जो चीज बहुत मक्खन से समझ में आ गया, वो चीज बहुत दिन तक टिकेगी नहीं, याद रखना इस बात को। अगर मान लो कोई चीज अगर हम तुमको बहुत आसानी से समझा दिए, तो याद रखना वो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। समझ आ रहे हैं, साइकिल चलाना एक बार सीखते हो ना जीवन में, जीवन भर नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि एक लौता चीज है जो तुम अपने मेहनत से ही सीख सकते हो, कोई सिखा नहीं सकता उसको तुमको। समझ में आ रहा है? तो जब तुम सीखते हो तो तुम्हारा शरीर उसको सीखता है इतना मेहनत से, तो बोलता है इतना मेहनत सीखेंगे, इसे थोड़ी भूल जाएंगे, है ना। तो याद रखो, तो जब भी कोई चीज मेहनत से सीखोगे तो उसको भूलोगे नहीं, अब बिना मेहनत के जो चीज सीखोगे हाँ तो नहीं भूलोगे। समझ में आ गया। तो हमको तो याद है, हम तो साइकिल से जा रहे थे तो क्या होता है, हम बताते कहानी, देखो ढलान था हम लोग क्या, ठीक है, तो अब साइकिल उस समय था, बड़ी वाली साइकिल होती थी, तो हम कैंची चलाते थे, कैंची चलाते थे यहाँ पे लड़के, तो पैर घुसा लिया ऐसे अंदर और ये हैंडल पकड़ लिए, हैंडल पकड़ लिए, अपना चला रहे, ठीक है, अपना कैंची मारा, और हम उसी साइकिल से उसी कैंची चलाते बाजार चले जाते थे, आटा ले लेते थे उस पे और चलाते हुए आते थे। तो मेरा शॉर्ट था कि पूरे रास्ते में घर से मार्केट के बीच में एक रास्ता आता था जहाँ पे ढलान था, ठीक है, और बंगाल की बात बता रहे हैं, वहां पे क्या है, गिट्टी बालू के रोड बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि जमीन से कोयला निकालते हैं वो लोग, तो जमीन के अंदर क्या भर देते हैं, बालू भर देते हैं, ठीक। तो वो इतने सालों से चल रहा है कि वहां की सड़कों पे क्या है, गिट्टी और बालू ही दिखते हैं सिर्फ, है ना, क्योंकि बार बार ट्रक आता है बालू वाला, तो गिट्टी गिरता है, बालू गिरता है, तो गिट्टी उट्टी वाला पूरा रोड है। जैसे यहाँ का रोड है मिट्टी वाला, वैसा नहीं होता, वो गिट्टी का रोड है पूरा, ठीक है। तो ढलान था तो उस पे चलते थे, तो हम क्या करते थे, साइकिल कैंची चलाते चलाते आते थे और आटा रहता था तो कैंची से उठते थे, पैंडल पे रखते थे तो सीट पे बैठ जाते थे, क्योंकि पैंडल तक पैर नहीं पहुंचता था, तो लेकिन क्योंकि ढलान है तो उसे पैंडल मारने की जरूरत नहीं है, तो अपना आराम से वो डगरते हुए जाता था और हमको मजा आता था एकदम, है ना, और सबको बताते थे ये देखो ये देखो ये देखो, है ना, बैठ गए, चलाना सीख गए फुल फुल। फिर क्या हुआ कि एक दिन, अब चूंकि वो गिट्टी है तो हमको पता नहीं कि ब्रेक मारेंगे तो वो गिट्टी की वजह से क्या होगा, फिसल जाता है ना, गिट्टी की वजह से फिसल जाते हुए, तो हम पीछे वाली की जगह हम आगे वाला भी ब्रेक साथ में मार दिया। दोस्त लोग थे वहां पेड़ के नीचे बैठे थे, सोचे तो ऐसे साइकिल घूमेगा एकदम स्टाइल में, हम उतर जाएंगे, वो मुड़ा नहीं है, आगे वाला मारे, साइकिल एकदम आगे वाला क्या हुआ, एकदम भक्त से एकदम ऐसे रुका है और एकदम पलट के एकदम आगे, आटा मेरे पे, और पूरा ये पैर छिल गया, ये छिल गया, तो कैसे पूरा घाव भी दिखेगा, ये तो बहुत बात का है, पूरा पैर वैर छिल गया एकदम, उधर जाके और शांति से बैठे हुए वहां पे। फिर 2 लोग आए, हमको उठा करके कंधे बिठा करके लेके गए, फिर आटा वाटा ले गया, ठीक है। तो अलग तो बात नहीं बोलते, अरे बहुत खतरनाक चोट लगा है यार, ठीक है, तो अलग ही खेलता, ठीक है। चलो, तो इसको याद रखना कि जो वेक्टर होते हैं, है ना, जो सदिश राशियां होती हैं, इनके बारे में 2-3 चीजें हम बताते हैं, इसको थोड़ा हम रिवाइज करा देते हैं ताकि तुम लोग भूलो नहीं कि आज क्या क्या पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। आज जो जो चीजें पढ़ के जा रहे हो उसको भूलना नहीं, है ना, कल यहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो पीछे की चीजें उनको हम थोड़ा कम पढ़ाएंगे, जो चार्ज के बारे में पढ़ा दिया ना उसके बारे में एक वर्ड लिखेंगे बस अब, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, आज हम लोग कूलाम के बारे में पढ़े, है ना, कूलाम के लॉ के बारे में, ठीक है। तो कूलाम के लॉ के बारे में क्या पढ़े थे महक, कूलाम के लॉ के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग, कि कूलाम का लॉ